Hello everybody, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to our YouTube channel. और आज इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एमसीक्यू सीरीज मिशन 15 सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल के ऊपर आ चुका है एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकंड लेक्चर ऑफ द सीरीज, राइट। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कल एक लेक्चर सीरीज का मिस हुआ है नेशनल इनकम का, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव दैट लेक्चर इन द एंड। या एक काम और कर सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उस लास्ट लेक्चर के साथ हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को मर्ज करके एक लेक्चर में आपको दे दूंगी। और वो लेक्चर भी इस वजह से मिस हुआ है बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट, बहुत कुछ अर्जेंट हो गया था, राइट। इस वजह से मैं उस लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ओके जैसा आपको पता है कि ये क्वेश्चंस हम कहाँ से पिकअप कर रहे हैं, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, आपके एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी, आई वुड लाइक टू बिलीव। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड आई थिंक वो ऐप के ऊपर इसको अपलोड कर रही होगी। बाई चांस अगर आपको नहीं मिलती है तो आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक ही चीज एडवाइस करूंगी बेटा कि इस टाइम के ऊपर आप जो भी एमसीक्यू देख रहे हो उसको बहुत ध्यान से सुनो। एक बार आपने क्वेश्चन सुन लिया, समझ लिया, आपका वहां पे डन हो जाएगा। बट आई थिंक पीडीएफ मिलने में इतना इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 7। जैसा हमें पता है चैप्टर नंबर 7 काफी लेंथी चैप्टर है, 4 यूनिट्स है चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ते हैं, बट चैप्टर बहुत सिंपल है और एमसीक्यूज भी उतने ही सिंपल है। बट अपने पास टाइम कम है तो जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता था वो मैंने पिकअप किया है। इंपॉर्टेंट एज इन ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहां पे स्टैंड कर रहे हो, और डेफिनेटली ऐसा कुछ नया आपको इस एमसीक्यू सीरीज में सुनने को मिल सकता है जो आपको नहीं पता है। ओके चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल का। इनफैक्ट जहां पे भी ऊपर आप क्वेश्चंस देखोगे ना इस पीडीएफ के अंदर, मैंने अटेम्प्ट लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, और जहां पे अटेम्प्ट नहीं लिखा हुआ है दैट मींस वो आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस के अंदर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिकली फिस्कल पॉलिसी में आता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे ना हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको ये चारों स्टेटमेंट पढ़नी है और इसमें से सही करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ओके सो मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन किसके ऊपर है कि फिस्कल पॉलिसी में क्या इन्वॉल्व होता है और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। तो हमने फिस्कल पॉलिसी कहाँ पे पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, और मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, सेंट्रल बैंक, जो इंडिया के अंदर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है जिसको हम बजट्स भी कह सकते हैं, राइट। सो फिस्कल पॉलिसी के अंदर 2 चीजों के ऊपर फोकस होता है, एक तो टैक्सेशन, टैक्स का रेट, और दूसरा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जिसको हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। वेयर एज अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो इसके अंदर 2 चीजों के ऊपर फोकस होता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और दूसरा क्या है आपका इंटरेस्ट रेट, राइट। तो यहां पे आपसे यही पूछ रहा है कि फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि देखो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंज इन टैक्सेशन। यस, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या आता है बेटा, वो टैक्सेशन का रेट घटाती है, बढ़ाती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम ज्यादा करती है, राइट। इसी को हमने पढ़ा था बजट के अंदर। एंड दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल आते हैं, ऐसा ये कह रहा है, विच इज नॉट राइट। तो जो इसने पहला स्टेटमेंट दिया ना कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वॉल्व होती है, दिस इज राइट, बट ये सेकंड पार्ट इसका गलत है, देयरफॉर ये ऑप्शन का आंसर नहीं होगा। आगे चलेंगे। दूसरा उसने क्या बोला कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल, ऐसा है क्या, नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कहता है फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंजेस इन टैक्सेशन, यस, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस, एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट। सो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, और ये हमने डिटेल में कहां पे देखा था, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो क्या ये सही है, यस, गवर्नमेंट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। चलो सो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी। आप डी पढ़ सकते हो, ये इसने यहाँ पे भी कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ तो गलत किया हुआ है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वी नो द आंसर विच इज सी। आगे चलेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, कहता है कि नीचे ना आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और इसमें से सही आंसर को चूज करना है। ओके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, द मार्केट जनरेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज यूजुअली इम्परफेक्ट। सो व्हाट इज मार्केट जनरेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? सो बेसिकली मार्केट जनरेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करें कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है वहां पे। सो क्या वो परफेक्ट होगा? नहीं, वो तो इम्परफेक्ट होता है। चैप्टर 7 में हमने इसको देखा था, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने इसको पढ़ा था, राइट। मुझे स्टेटमेंट सही दिखाई दे रही है, यस। एंड इट लीड्स टू
देखो लिखा भी हुआ है, एंड इट लीड्स टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। ओके, दूसरा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले आप मुझे बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस मैम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्या इसके सामने हम सी लिख दे? करेक्ट, यस। आगे, मार्केट फेलियर कैन एट ऑल टाइम्स बी करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपको याद है लास्ट टॉपिक जो हम चैप्टर 7 के अंदर पढ़ के आए थे, वहां पे हमने सबसे पहले, आई थिंक यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने इसको पढ़ा है, सबसे पहले हमने मार्केट फेलियर्स देखे थे कि किन किन रीजंस की वजह से मार्केट फेलियर हो सकता है। काफी सारे रीजंस देखे थे, जैसे कि मार्केट पावर, जैसे कि एक्सटर्नलिटीज, ये सब कुछ हमने कहाँ पे देखा था? सबसे पहले, राइट। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि गवर्नमेंट अगर इन मार्केट फेलियर को रोकना चाहती है तो वो इंटरवीन करके, वो बीच में आके कैसे इसको रोक सकती है, राइट। तो बट क्या मार्केट, जब भी गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को रोकने के लिए कोई भी स्टेप लेगी, क्या वो हमेशा ही करेक्ट हो जाएगा? ऐसा है क्या? नहीं। हमने लास्ट कंसेप्ट में इसको देखा भी था कि गवर्नमेंट के लिए हुए इनिशिएटिव भी मार्केट फेलियर को रोकने में फेल हो सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट होगी। आगे चलेंगे, पब्लिक गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। जो पब्लिक के लिए यूजफुल गुड्स है वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में प्रोड्यूस नहीं होंगे इन अ मार्केट इकोनॉमी। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? मार्केट इकोनॉमी मतलब जहां पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा। मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई डिसाइड कर रही है कि कैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो बेटा अगर मार्केट इकोनॉमी है तो ऐसा हो सकता है ना कि पब्लिक गुड सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है वो ऐसे गुड्स बनाना चाहेंगे जहां से उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो अपने रिसोर्सेज को उस साइड एलोकेट करेंगे। सो मतलब इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। एक रीजन हमने इसका क्या भी देखा था? पब्लिक गुड। ये लाइन वहां से उठ के आ रही है। सो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो मैं ये कह दूं फर्स्ट और थर्ड ये स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यस। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेकंड का बी। चलेगा आपको? यस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे क्वेश्चन आपसे पूछता है फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट लाइन उठाई गई है आपके मॉड्यूल से। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है बेटा जब इकोनॉमिक फंक्शन का डिवीजन होता है, जब रिसोर्सेज का डिवीजन होता है अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि देखो सिंपल शब्दों में बोलूं कि जब आपके काम को बांटा जाता है कि कौन क्या काम करेगा गवर्नमेंट के डिफरेंट लेयर्स के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों को देखेगी, जब रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है ना गवर्नमेंट्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फिस्कल फेडरलिज्म। और हमने दो लेवल पे गवर्नमेंट्स देखे भी थे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके नीचे अपना लोकल अथॉरिटी आता है, राइट। तो आप मुझे बताओ कि फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? आप इन ऑप्शन को पढ़ सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन का, इसका आंसर बन जाएगा डी। इसका मतलब होता है बेटा डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन। तो जब आप काम को बांटते हो, फंक्शन और रिसोर्सेज को बांटते हो बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, आगे चलेंगे टू फोर्थ क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट मैंने क्लास में भी बोला था कि इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है। सो कहता है आप मुझे ये बताओ द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस ऑफ द फॉर द पीरियड 2021 to 26 रिकमेंडेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन इज। पहले समझ लेते कि ये है क्या। सो बेसिकली होता है क्या कि जो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो वो गवर्नमेंट के पास जाता है इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू होता है। फिर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना कुछ टैक्सेस उनको मिलते रहते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट का पैसा इतना ज्यादा नहीं होता है ना, जितना उनका खर्चा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से जो उसके पास पैसा है उसमें से कुछ पैसा एलोकेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसको हमने किस तरीके से देखा था? हमने इसको बोला था हॉरिजॉन्टल इक्विटी। किस जितना भी कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है उसमें से 1% स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा। वो परसेंटेज कितना, सॉरी इसको हमने क्या बोला था? वर्टिकल इक्विटी। आई एम रियली सॉरी, इसको हमने क्या बोला था? वर्टिकल इक्विटी, राइट। तो वो परसेंटेज कितना होगा बेटा? दिस इज 41%। एंड एक इसमें था 15th फाइनेंस कमीशन में डिसाइड हुआ था। और जो 14th फाइनेंस कमीशन है इससे पहले ये 42% होता था, बट जम्मू एंड कश्मीर अपना ये बना, फिर उसके बाद 1% उधर एलोकेट हो गया। सो अभी राइट में ये कितना है? राइट नाउ ये कितना है? दिस इज 41%। डायरेक्ट क्वेश्चन है। यस, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है अगर उसने रट्टा मारा कि 41%, 42%, ये दोनों मैंने उस पैराग्राफ के अंदर देखे थे। नहीं बेटा, वो जो 42% था दैट वाज इन द 14th फाइनेंस कमीशन। उसके बाद ये रिवाइज हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन में। अब कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है? ये टोटल 41% जाता है और इसको वर्टिकल इक्विटी कहते हैं। चलेगा आपको? यस, आगे बढ़ेंगे। प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन इज। तो हमने ना डिफरेंट एरियाज देखे थे
कि भाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस एरिया में, है ना, इस एरिया में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो ये जो सोशल सेक्टर सर्विसेज है, इस एरिया में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस एरिया में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, बाकी एमसीक्यूज पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। आगे चलेंगे, मतलब बाकी ऑप्शंस पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बेटा? सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज की। और गवर्नमेंट को पता है कि अगर आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर देखोगे ना, जहां पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, तो वहां पे इनएफिशिएंसीज होती है ना, वहां पे ऐसा हो सकता है। एक क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा भी कि पब्लिक गुड्स कम बनेंगे। सो कहता है अब आपको ये बताना है कि प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, अगर गवर्नमेंट वहां पे प्रोवाइड कर रही है पब्लिक गुड्स, उसमें से नीचे दिए गए 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है। सबसे पहले, गवर्नमेंट हैव ह्यूज रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। अब आप मुझे बताओ इसका लेना देना क्या है पब्लिक गुड से? नहीं। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा है कि बहुत सारे रिसोर्सेज है? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास भी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही है। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी के अंदर ही रिसोर्सेज लिमिटेड है। ओके, आगे, पब्लिक गुड्स विल नेवर कॉज एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जब हमने रीजंस देखा था मार्केट फेलियर का, तो हमने देखा तो था पब्लिक गुड्स वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। और हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था बेटा कि पब्लिक गुड्स से भी एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, मार्केट आर अनलाइकली टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। कहता है आप मुझे बताओ कि इसमें से राइट आर्ग्यूमेंट क्या है? क्या ऐसा है कि मार्केट में जो पब्लिक गुड का प्रोडक्शन होगा मार्केट इकोनॉमी के अंदर, इट इज अनलाइकली, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड? यस, ऐसा ही है। और अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होती तो कि मार्केट्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो ये भी गलत हो जाती है, क्योंकि आप ये कह रहे हो ना कि मार्केट के अंदर पब्लिक गुड्स का सफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, राइट? ऐसा नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है वहां पे। इट इज अनलाइकली कि पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन विल बी सफिशिएंट। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स आर वेरी प्रॉफिटेबल। नो, ऐसा थोड़ी होता है। गवर्नमेंट इसलिए पब्लिक गुड का प्रोडक्शन नहीं करती है, वो खुद या इस तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती कि उसको ज्यादा फायदा होगा, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे चले। ओके, 7th क्वेश्चन, इफ एन इंडिविजुअल टेंड्स टू ड्राइव हिज कार इन अ डेंजरस हाई स्पीड। सो कहता है कि कोई इंडिविजुअल है और वो ना ज्यादा स्पीड के अंदर अपनी कार को ड्राइव कर रहा है, एंड बिकॉज ही हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास ना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर है। सो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर का मतलब क्या? भाई मेरे पास कार है, चलो भाई यहाँ पे ये आ ही गया तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। सो मैं लेक्चर इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि 1 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, है ना। सो कार तो खत्म होगी मेरी, बट मैं तो जिंदा हूं तभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो दैट वाज द रीजन। ओके, सो मेरे पास भी इंश्योरेंस कवर था, बट मैं हाई स्पीड में इसलिए नहीं चला रही थी कि भाई मेरे को ये था कि मेरे पास इंश्योरेंस कवर है। मैं इसलिए चला रही थी क्योंकि मुझे घर पे पहुंचना था और 2 बजे में अगले दिन मेरे को लेक्चर देना था, जो मैं नहीं दे पाई। ओके, एनीवेज, सो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक बंदा है, वो मैं ही हूं, और मेरे पास ना इंश्योरेंस कवर है और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर का मतलब क्या हो गया कि मेरी कार को कुछ भी होता है, वो पूरी खत्म भी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका डैमेज पे कर देगी, है ना। तो इस वजह से मैं उसको हाई स्पीड के ऊपर चला रही हूँ, है ना। तो आप क्यों? क्योंकि भाई मेरे को तो पता है मेरी कार खत्म भी हो गई तो मेरा क्या ही जा रहा है। सो कहता है आप मुझे बताओ कि इसमें से ये कौन सा केस है? फ्री राइडिंग का है। फ्री राइडर प्रॉब्लम आती कहां पे बेटा? ये प्रॉब्लम हमने पब्लिक गुड्स के अंदर देखी थी, है ना, कि भाई आपका कोई भी पब्लिक गुड है जिसको आप मतलब गवर्नमेंट, मोस्टली उधर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो वहां पे फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है कि आप कैसे भी यूज कर रहे हो, वो फ्रीली आपको अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं होती। मोरल हैजार्ड के केस में हमने पूरा डिटेल के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। सो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम हियर इज, इट इज द केस ऑफ मोरल हैजार्ड, कि मोरली ये ठीक नहीं है आपके लिए। तो मैं हाई स्पीड में गाड़ी चला रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास एक इंश्योरेंस कवर है, ये सही नहीं है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। चलो आगे चलेंगे। पुअर अपब्रिंगिंग है, नहीं अपब्रिंगिंग तो मेरी बढ़िया ही थी, है ना, बस टाइम बढ़िया नहीं था कल, और वो मेरी गलती भी नहीं थी टू बी वेरी फ्रैंक, बट यस इनएफिशिएंसी नो, इनकरेक्ट आंसर है, तो ये तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, आगे चलेंगे। 8th क्वेश्चन, Which of the following statement is false? आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले, ट्रेडेबल परमिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट एंड रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज।
अब ना आपको ना पहले पता होना चाहिए कि ट्रेडेबल परमिट होते क्या हैं। सो देखो ना, ये हम इनको कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट भी आप एक तरीके से मान के चल सकते हो। हमने इसको पढ़ा हुआ है आपके चैप्टर के अंदर। मैंने आपको बताया भी था कि देखो बहुत सारी कंट्रीज है, इनफैक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज के पास परमिट है कि भाई तुम कितना फैक्ट्री लगा सकते हो और कितना तुम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हो। सो दैट मीन्स अगर आप ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करोगे तो आपके पास परमिट होना चाहिए वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने का, और अगर आपके पास उतना परमिट नहीं है तो आप पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया था कि जैसे कि यूएसए है, जस्ट एन एग्जांपल कि भाई इसके पास अभी लाइसेंस है, परमिट है कि वो 1 लाख तक का पोल्यूशन कर सकता है। अभी 1 लाख की यूनिट आप कुछ भी कर लो मेजर, राइट? सो ये इतना पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है 1 साल के अंदर। और अभी आपको पता है कि यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, जीडीपी इनका काफी अच्छा है ना? तो इनके यहाँ पे फैक्ट्री ज्यादा लगती होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होती होगी, तो ये ज्यादा प्रोडक्शन करते होंगे तो इनको ये सर्टिफिकेट भी ज्यादा चाहिए कि मतलब ये पोल्यूशन भी तो ज्यादा क्रिएट करते होंगे। यस, तो ये यूएसए क्या करता है, मान लेते हैं कि इनको पता है कि भाई इनका जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो पोल्यूटेंट का जो एमिशन है, राइट, वो 1 लाख से ज्यादा होने वाला है। तो बेटा ये परमिट किसी और कंट्री से बाय कर लेते हैं जहां पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हो ना ट्रेडेबल परमिट, ये ट्रेडेबल इसका नाम ही यही है क्योंकि ये ट्रेड होते हैं, इनको बेचा जा सकता है, इनको खरीदा जा सकता है। क्लास के अंदर हमने इसको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, है ना? तो आपको ये बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ट्रेडेबल परमिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट, यस। सो एक ऐसी कंट्री जो इनोवेशन करती है, इंडिया मान लेते हैं इनोवेशन कर रही है, क्यों? कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊं कि आपका पोल्यूशन कम हो। सो अगर आपका पोल्यूशन ही कम होगा तो आपके पास ये ट्रेड परमिट जो है ये बचा रहेगा। सो मतलब आपके पास लाइसेंस था कि आप 1 लाख तक का ऐसे यूनिट आप पकड़ के चलो, 1 लाख तक का आप पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, राइट? इसको मिलीमीटर ले लो, चलो कोई भी आप इसको यूनिट दे दो, आप इतना पोल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर कर सकते हो। बट आपने ऐसा इनोवेशन करके ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जिससे आपका पोल्यूशन कम हो रहा है। सो बेटा आपका 1 लाख का आपने पोल्यूशन किया ही नहीं, आपने खाली 80,000 मिलीमीटर ऐसा कुछ तो तुमने पोल्यूटेंट रिलीज किया है। सो दैट मीन्स रिमेनिंग 20,000 तुम्हारा बचा हुआ है। इतना पोल्यूशन तुम और कर सकते थे बट तुमने इनोवेशन किया, तो ये इनोवेशन करने की वजह से तुम्हें इंसेंटिव मिला ना, एंड इससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी आपकी रिड्यूस हुई है, और ये जो 20,000 है तुम इसको बेच सकते हो किसी और को। तो क्या ये सही है कि ट्रेडेबल परमिट से फायदा मिलता है, एक इंसेंटिव मिलता है इनोवेशन करने का? यस, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, सब्सिडी ऑन अ गुड विच हैज सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वुड रिड्यूस इट्स कॉस्ट। दूसरी स्टेटमेंट बताओ बेटा, अगर किसी गुड के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है तो किसी गुड्स के ऊपर सब्सिडी मिलने का मतलब क्या हुआ? सब्सिडी मिलने का मतलब हुआ कि बेटा उसका प्राइस कम हो जाएगा। उस इनफैक्ट कहां से शुरू करो, पहले तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सो कॉस्ट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। सो कहता है कि अगर आप किसी गुड्स के ऊपर सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट उसको बनाने के ऊपर, तो उसका सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होगी एंड इट वुड रिड्यूस इट्स कॉस्ट। सही स्टेटमेंट तो वही तो मैं कह रही हूं कि अगर आपको सब्सिडी मिल गई तो कॉस्ट आपका कम हो जाएगा एंड प्राइस भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। सो यस, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा, सब्सटेंशियल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आर इन्वॉल्वड इन द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड। क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा कि अगर आप मेरिट गुड कंज्यूम करोगे तो उससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी? नहीं बेटा, जब आप मेरिट गुड कंज्यूम करोगे तो आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिलेगी। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो उसने बोला था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। Merit goods are likely to be underproduced and underconsumed through market mechanism। सही बात है। मार्केट मैकेनिज्म मतलब क्या कि अगर तुम मार्केट के फोर्सेस के ऊपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज छोड़ते हो तो जितने भी अच्छे गुड्स है ये चांसेस है कि उनका प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि उधर प्रॉफिट अपना कम रहता है एंड वो कंज्यूम भी कम होंगे। तो अंडर प्रोड्यूस्ड अंडर कंज्यूम थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। यस, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। तो गलत क्या है? सी गलत, और मैंने आपको रीजन बता दिया। आगे चलेंगे। पिगुइन सब्सिडी, इसको ध्यान में रखना है और इसमें से अपने को सही आंसर चूज करना है। सो एसी पिगुइन भाई साहब थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ तो कंसेप्ट दिया था सब्सिडी का। और वो कंसेप्ट क्या था? कहता है कि देखो अगर आपको मार्केट फेलियर को करेक्ट करना है तो आप क्या करो, सब्सिडी देना शुरू कर दो। गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है कि सब्सिडी दे दो वो सामान को बनाने के ऊपर। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि अगर तुम सब्सिडी दोगे तो सामान का कॉस्ट कम हो जाएगा, उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कम हो जाएगा, और उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कम हो जाएगा मतलब अल्टीमेटली उसका प्राइस भी कम हो जाएगा।
तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना कि सब्सिडी देने से कॉस्ट कम होता है और प्राइस कम होता है, और इस चीज को ध्यान में रखने के बाद अब ये ऑप्शन पढ़ो। सबसे पहले, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट व्हेन एक्सटर्नलिटीज आर प्रेजेंट। ऐसा है क्या कि पिगुइन सब्सिडी प्रेजेंट नहीं हो सकती अगर एक्सटर्नलिटीज प्रेजेंट है? ऐसा नहीं है बेटा, बल्कि हम इसको यूज ही क्यों कर रहे थे? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रोकने के लिए। सो दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट। आगे, इट इज अ गुड सोल्यूशन फॉर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एज द प्राइस विल इंक्रीज। क्या इससे प्राइस बढ़ते हैं क्या, इसलिए हम इसको यूज कर रहे थे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रोकने के लिए? नहीं, इससे प्राइस कम होते हैं। सो प्राइस विल इंक्रीज नहीं, प्राइस विल डिक्रीज। सो अगर ये इंक्रीज की वजह यहाँ पे वर्ड डिक्रीज होता तो ये लाइन सही होती। तो अगेन इनकरेक्ट। तीसरा, इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देयरफॉर नॉट प्रैक्टिकल। इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका इंपैक्ट आता है ना प्राइस के ऊपर। सो इनकरेक्ट। चौथा, इट मे हेल्प in production to be socially optimal and when positive externalities are present. So yes, ये ऐसे गुड्स बनाने में हेल्प करती है which are socially optimal. It helps in efficient allocation of resources. So right answer is going to be D. आगे चलेंगे, आपको ना ये स्टेटमेंट पढ़नी है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नो, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, लेट्स सी। सोशल कोस्ट, सबसे पहले, सोशल कोस्ट आर द टोटल कोस्ट इनकर्ड बाय द सोसाइटी व्हेन गुड इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस। कहता है कि सोशल कोस्ट वो कोस्ट है बेटा जो इनकर होती है जब सोसाइटी के अंदर गुड्स बनते हैं और प्रोड्यूस मतलब बनते प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम होते हैं। मैं आपको बताऊं सोशल कोस्ट क्या होती है। सिंपल, सोशल कोस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कोस्ट। ये होती है प्राइवेट कोस्ट प्लस आपका जितना भी एक्सटर्नलिटीज होती है ना, अगर आप उनका भी इफेक्ट इसके अंदर डाल दोगे, राइट, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज माय सोशल कोस्ट। सिंपल सा एग्जांपल है, एक फैक्ट्री है, वहां पे सामान बन रहा है और सामान बनाने का जो खर्चा आता है रॉ मटेरियल वगैरह का, वो 5,000 रुपए का है। सो ये रॉ मटेरियल वगैरह बनाने का खर्चा कितने का है? 5,000 रुपए का। सो ये जो 5,000 है, ये क्या है? ये 5,000 बेटा आपका बन गया प्राइवेट कोस्ट। बट उस फैक्ट्री को बनाने की वजह से पोल्यूशन भी क्रिएट होता है और वो पोल्यूशन का जो कॉस्ट है, ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है। वो कितना है? 2,000 रुपए का। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 7,000 बनता है। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि सोशल कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट है। यस, ये वो टोटल कॉस्ट है जो किसी भी सामान को बनाने का, कंज्यूम करने का कॉस्ट है। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। दूसरा, द एक्सटर्नल कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन फर्म्स इनकम स्टेटमेंट और कंज्यूमर डिसीजन। क्या ये बात भी सही है? यस बेटा, ये जो कॉस्ट मैंने बोला ना कि एक्सटर्नलिटी, ये क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट है। ये कभी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि जब हम अपने स्टेप लेते हैं ना मार्केट फेलियर को रोकने के लिए, हमारा मेन पर्पस ही क्या होता है? इस कॉस्ट को इंटरनलाइज करने का। ये हमने पढ़ा हुआ है। सो क्या ये स्टेटमेंट भी सही है कि ये प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है? यस। तीसरा, ईच फर्म कॉस्ट इज कंसिडर्ड फॉर डिटरमिनिंग आउटपुट वुड बी ओनली प्राइवेट कॉस्ट। क्या ये बात सही है कि जब हम किसी भी की फर्म का कॉस्ट निकाल रहे हैं, किसको सामान बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, तो हम खाली प्राइवेट कॉस्ट लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं, और इट डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल कॉस्ट। यस, इसके अंदर क्या नहीं आता है? इसके अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट। डी क्या कह रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डिसीजन आर एफिशिएंट। कहता है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन कितना होना चाहिए, कौन से गुड्स का होना चाहिए, ये एफिशिएंट तब होगा जब आप प्राइवेट कॉस्ट कंसीडर कर रहे हो। इसका सही, ये लाइन गलत है बेटा। ये लाइन सही कब होती? अगर तुम यहाँ पे सोशल कॉस्ट वर्ड लिख देते तब ये लाइन सही होती कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डिसीजन एफिशिएंट तब होंगे अगर आप सोशल कॉस्ट कंसीडर कर रहे हो। सो ये अपना जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी होगी? 1, 2, 3 ये स्टेटमेंट सही है। सो 1, 2, 3 कौन सा है? बी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट डेफिशिएट ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इट्स डेट सर्विस पेमेंट। कहता है कि बजट डेफिशिएट गवर्नमेंट का और डेट सर्विस पेमेंट, डेट सर्विस पेमेंट इज बेसिकली और एक तरीके से इंटरेस्ट का आप मान के चलो। तो कहता है इन दोनों में से गवर्नमेंट के डेट का पेमेंट हो रहा है, राइट? तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिशिएट। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। फिस्कल डेफिशिएट होता क्या है? ये लिख लो आप भी साथ में, या अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बुक के ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है कि अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से, सुना, फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है बेटा? अगर मेरा टोटल रेवेन्यू
में अगर मैं ऐड कर दूं टोटल बोरोइंग, ये टोटल बोरोइंग किसकी है? गवर्नमेंट की है। और टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का दो टाइप का होता है, टैक्सेशन का रेवेन्यू, नॉन टैक्सेशन का रेवेन्यू, राइट। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल रेवेन्यू के अंदर टोटल बोरोइंग ऐड कर दूं, राइट, एंड दूसरी साइड में रखूं टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये गवर्नमेंट का एक तरीके से टोटल रिसीट हो गया। और बेटा अगर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा हो जाता है तो फिर मैं उसको फिस्कल डेफिशिएट कहती हूं, क्योंकि मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है ना और मेरी इनकम कम है, इसलिए डेफिशिएट हो गया, नेगेटिव। और अगर ये उल्टा होता तो ये सरप्लस हो जाता। और अगर मैं बजट डेफिशिएट की बात करूं, सेम ही सिचुएशन रखनी है, बट इसमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होती है ना। सो अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, और टोटल रेवेन्यू में बजट के केस में हम क्या नहीं लेते? एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, तो ये क्या बन जाता है? बजट डेफिशिएट। और प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है कि फिस्कल डेफिशिएट में से अगर तुम इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? प्राइमरी डेफिशिएट। सो बेटा डिफरेंस बिटवीन बजट डेफिशिएट एंड इट्स डेट सर्विस पेमेंट इज व्हाट? योर प्राइमरी डेफिशिएट। सो दिस इज द आंसर। ओके, चलो ये मैंने एक एक बता दिया तो बेसिकली वही निकल के आ रहा है, दिस इज प्राइमरी डेफिशिएट। आगे, एप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू, एप्रोप्रिएशन बिल का मेन पर्पस होता क्या है? ये बताना कि जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, उधर से पैसा किसको कितना मिलने वाला है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बांटना। बांटोगे कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, ऐसा। सो कहता है पर्पस क्या है एप्रोप्रिएशन बिल का? इट इज इंटेंडेड टू ए रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, हम गवर्नमेंट का खर्चा बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहां पे। दूसरा, इट गिव्स अथॉरिटी टू गवर्नमेंट, इधर गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल रही है टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि भाई कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाने वाला है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब इधर अपने को एक राइट मिल जाता है कि कितना एप्रोप्रिएशन होगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बाकी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ वही सारे ऑप्शंस पढ़ रही हूँ जहां पे मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो बाकी सारे ऑप्शन जो यहाँ पे लिखे हुए ना वो कोई सेंस नहीं बना रहे, तो लेक्चर का टाइम ऐसे एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, 13th, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज आउटकम बजटिंग? सो आउटकम बजटिंग होता क्या है? आउटकम बजटिंग होता है जब आप बजट बनाते हो। सो बजट के अंदर होता है क्या? डिफरेंट स्टेप होते हैं। आपका ड्राफ्टिंग होता है, वो बजट का अपना प्रेजेंटेशन होता है, वो सब कुछ हमने देखा हुआ है, ठीक है। सो जब वो आपने आउटकम बजटिंग का मतलब कि जब आपने बजट बनाया और आपने एलोकेट कर दिया कि भाई इस साल कहां पे किस चीज के ऊपर खर्चा होने वाला है बजट के अंदर, फिर उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो बेटा, कि भाई हमने बोला था कि इतने स्कूल्स बनने चाहिए और ये स्कूल इतनी कैपेसिटी के बनेंगे कि भाई इतने बच्चे स्कूल को अटेंड कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट उसको ट्रेस करती कि भाई एक्चुअल में वो आउटकम अचीव हुआ या नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड आउटकम बजटिंग। समझ में आ रहा है? सो ये पूछ रहा है आप मुझे बताओ कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आउटकम बजटिंग होती क्या है। सो कहता है इट शेयर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मनी एलोकेटेड फॉर वेरियस पर्पस इन अ बजट। क्या आउटकम बजटिंग का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन शेयर करना कि भाई बजट में किस एरिया में कितना पैसा एलोकेट हुआ है, नहीं। दूसरा, इट एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट लिंक, ये लिंक एसोसिएट करता है बिटवीन बजटरी एलोकेशन कि किसको कितना पैसा मिला, किस एरिया में कितना खर्चा होना चाहिए था। जैसे कि मान के चलेंगे कि बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया कि भाई 100 स्कूल्स ओपन होंगे, ऐसा, राइट। एंड परफॉर्मेंस टारगेट मेजर थ्रू आउटपुट एंड आउटकम इंडिकेटर। एंड जब ये आपने अनाउंस किया था 100 स्कूल, तो इधर ये भी था कि भाई स्कूल की कैपेसिटी कितनी होगी, कितना बच्चे इसको अटेंड कर पाएंगे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाए जा रहे हैं। सो जब आप इनको मेजर करते हो ना, एक लिंक जो एस्टैब्लिश होता है कि कितना आपको एलोकेशन हुआ था बजट के अंदर, है ना, और उसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या था, जो इन दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है, दैट इज योर आउटकम बजटिंग। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे 14th, गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। हमने ना 2 टाइप की अपनी कैपिटल मतलब हमने 2 टाइप के रिसीट पढ़ी हुई है। कैपिटल रिसीट पढ़ा हमने और रेवेन्यू रिसीट पढ़ा है ना। और मैंने आपको बताया था कैपिटल रिसीट मतलब कि एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। सो अगर कोई भी ऐसी चीज, राइट, कोई भी ऐसी चीज, ऐसे समझेंगे हम बेटा, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका लायबिलिटी बढ़ता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका लायबिलिटी इंक्रीज होता है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका एसेट रिड्यूस होता है, दैट इज योर कैपिटल रिसीट। दैट इज योर कैपिटल रिसीट। दोबारा से बोलना चाहूंगी, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका लायबिलिटी बढ़ता है
या आपका एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाएगी मेरी कैपिटल रिसीट। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी, आपने किसी से पैसा लिया, तो क्या ये एक रिसीट है, कैश आ रहा है, हाँ, बट इससे आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, यस, सो दिस इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट। और मैम रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या, जिससे लाइबिलिटी और एसेट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। सो मतलब अगर मैं बोल दूं कि इससे आपका लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ रहा है और इससे आपका एसेट भी कम नहीं हो रहा है, तो उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। सो राइट आंसर, गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी है फॉरेन गवर्नमेंट से या इंस्टीट्यूशन से, सो मतलब आपके पास इनफ्लो आ रहा है, कैश आ रहा है, रिसीट है ये आपकी, बट क्योंकि इससे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, सो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, दिस इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट। चलेगा आपको? चलो अब इसके बाद ना ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन कवर करे हैं। सो अच्छा, कल एक बच्चे ने बोला कि मैम आपने तो ऐसे बिजनेस साइकिल के 50 क्वेश्चन बोले थे बट उसमें से 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए, तो ऐसे तो 47 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं बेटा, कई बार हो जाती है चीजें, थोड़ा सा आप इग्नोर भी करना सीखो चीजों को, है ना। अब देखो मैंने 15 क्वेश्चन टेकअप किया, तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या मैंने 53 क्वेश्चन करा दिए, अब मेरे को उसके लिए मेडल मिलना चाहिए? नहीं, ठीक है। चलो, बहुत ही सेंसिटिव ईगो है यार तुम्हारी, मैंने ये भी देखा है। एक टीम का मेरा बंदा वो मेरे को मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि एक बच्चा, यार हिल गया यार, रुको एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हाँ, टीम का एक बंदा मेरे को कल मैसेज कर रहा है ना, कल नहीं परसों की बात होगी शायद, मैं इतनी टेंशन में थी और मेरे को मैसेज कर रहा है कि एक बच्चा ये कह रहा है कि आपने कुछ तो बोला है फार्मर्स को लेकर, ऐसा कुछ। अब क्या तुम्हारी ईगो है, पता नहीं क्या, उसने स्क्रीनशॉट भेजा, पता नहीं क्या लिखा हुआ था बच्चे ने, आई एम अ सन ऑफ अ फार्मर, दिस एंड दैट, और ये तू तेरी पता नहीं क्या, मैंने पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ा, मेरा इतना स्टेट ऑफ माइंड नहीं था। मैं आपको सिर्फ इतना कह देती हूँ बेटा, जब एक टीचर लेक्चर के अंदर होता है वो फ्लो के अंदर होता है, और हर एक इंसान का एक बात करने का तरीका है, ठीक है। और मुझे पता नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या बोला है, एंड बट मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, दैट आई एम ऑल्सो द डॉटर ऑफ अ फार्मर, इफ यू डोंट नो दैट, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, मेरी पूरी फैमिली ही फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट माय फादर, जो बहुत ही जल्दी रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल उसी फील्ड में चले जाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर कितना एग्रीकल्चर होता है, एंड आई कम फ्रॉम हरियाणा। सो आप इतना ज्यादा हर एक चीज को दिल पे मत लेके बैठा करो कि ये बोल दिया वो बोल दिया, पढ़ाई करने के लिए आए हो ना, जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। हर एक चीज को एक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, कभी धर्म के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी स्टेट के नाम पे, और कभी किसी और चीज के नाम पे। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट विल टेक यू अहेड इन योर लाइफ, ओके। सो हर एक चीज को ऐसे मुद्दा नहीं बनाना होता कि कुछ भी पकड़ लिया और आई एम दिस एंड दैट। यू आर, if you are in my class, you are a student to me, and you have to understand the effort that the teacher is putting। इतना बड़ा मैसेज लिखने की बजाय अगर थैंक यू लिखते तो अच्छा लगता, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर ये 15th क्वेश्चन है, इसके अंदर हम 3 क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म के क्वेश्चन है, और यहां से भी आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी, कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है, ओके, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, डेफिशिएट वगैरह क्या है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से कवर कर जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर कुछ तो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हम पढ़ेंगे, बट नीचे आगे पहले हम ये 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। 15A, 15B, 15C, ओके, ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुझे डाटा लगेगा। सबसे पहले कहता है कि क्वेश्चन को देखो और आप मुझे बताओ कि कैपिटल रिसीट कितनी होगी, आप कैपिटल रिसीट कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। देख लेते हैं ऊपर इसने जो डाटा दिया है उसमें कैपिटल रिसीट कौन सी है, ओके। सो अभी मैंने बताया कि कैपिटल रिसीट मतलब कि तुम्हारी जेब में पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से तो लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है या तो एसेट ऑल्टर हो रही है। चलेगा आपको? यस, इधर आ जाओ। सो अगर लोन का रिकवरी होता है तो क्या ये कैपिटल रिसीट है? लोन का रिकवरी होने का मतलब क्या कि आपने किसी को लोन दिया था गवर्नमेंट ने, फिर उसको उसका पैसा वापस मिल गया, ये से कैपिटल रिसीट है बेटा। इससे आपका एसेट कम हो रहा है ना। मैम एसेट कैसे कम हुआ? अगर आप किसी को लोन देते हो तो वो लोन देना, आपने लोन दिया, रिसीवेबल बना तो आपका एसेट था, और बेटा अगर जब वो बंदा आपको पैसा वापस कर देगा तो उतना आपका एसेट बैलेंस शीट से कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, कैपिटल रिसीट मतलब जिससे आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है या एसेट कम हो रहा है। तो क्या इससे आपका एसेट कम हो रहा है? यस। तो क्या ये कैपिटल रिसीट है? यस। सो सबसे पहले 5.1 आएगा कैपिटल रिसीट के अंदर, या वो कैपिटल रिसीट निकालने को बोल रहा है, सो दिस इज कैपिटल रिसीट। दूसरा, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, ये रोज का काम है तुम्हारा, है ना? क्या? अच्छा पहले तो ये बताओ, ये रिसीट है या पेमेंट है? पेमेंट है, पेमेंट। सो ये रिसीट से तो इसका लेना देना नहीं है, नहीं। अब ये बताओ, ये कैपिटल रिसीट है या कैपिटल पेमेंट है?
मैम आपने कैपिटल पेमेंट तो बताया ही नहीं बेटा। कैपिटल देखो मैंने क्या बोला, कैपिटल रिसीट मतलब जिससे तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ेगा और एसेट कम होगा, ये मैंने बताया। और बेटा कैपिटल पेमेंट इसका उल्टा है, कैपिटल पेमेंट के अंदर क्या होगा, लाइबिलिटी कम होगा और आपका एसेट इंक्रीज होगा, ऐसा है। और जो कैपिटल रिसीट नहीं है वो रेवेन्यू रिसीट है, और जो कैपिटल पेमेंट नहीं है वो रेवेन्यू पेमेंट है। या दूसरे तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपका लाइबिलिटी और एसेट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा बट पेमेंट है तो वो रेवेन्यू पेमेंट है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो बट उसका इंपैक्ट एसेट लाइबिलिटी के ऊपर नहीं आ रहा तो वो क्या होगी, पेमेंट। तो इसका नेचर क्या है, दिस इज रेवेन्यू पेमेंट। आगे चलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसने तो खुद ही लिखा हुआ है खर्चा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मेरे को तो क्या चाहिए, कैपिटल रिसीट, तो ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट की पेमेंट, गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, तो बेटा ये भी क्या हो गया, इंटरेस्ट तो हर महीने दोगे, हर साल दोगे, रेवेन्यू नेचर का खर्चा, रेवेन्यू पेमेंट। पेमेंट करिए गवर्नमेंट सब्सिडीज के नाम पे, तो ये भी रिकरिंग है, तो मतलब इससे भी कोई एसेट लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं आ रहा, रेवेन्यू पेमेंट है। अदर रिसीट मेनली फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, ये रिसीट है और ये कैपिटल रिसीट है। और इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो, इसका मतलब क्या है, सो गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, कहीं किसी की सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बेच दी, पैसा आ गया, है ना, तो कैपिटल नेचर का था ना इन्वेस्टमेंट, तो ये रिसीट भी क्या है, कैपिटल रिसीट है। सो 5.1 हो गया और आपका 11.6। आगे चलेंगे, सो इसके अंदर आप ना 11.6 भी ऐड कर दो। आगे देखते हैं टैक्स रेवेन्यू। बेटा ये टैक्स का नेचर, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है ना, ये इनकम का नेचर है, ठीक है, और ये रिसीट है, बट ये रिसीट कैपिटल नेचर की नहीं, क्योंकि इससे ना तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ता है, ना तो मतलब ना तो गवर्नमेंट का एसेट कम होता है, ना तो लाइबिलिटी बढ़ती है। सो ये क्या हो गया, ये रेवेन्यू रिसीट है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। और जो आपने लोन लिया है बोरोइंग्स, तो आप लोन लोगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी और आपको पैसा मिलेगा तो रिसीट है, और अभी बताया लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कैपिटल रिसीट है, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो योर कैपिटल रिसीट। तो अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 6.8 भी क्या हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। और टैक्स रेवेन्यू है टोटल, जो ऊपर है ना ये टैक्स रेवेन्यू, इसमें से स्टेट गवर्नमेंट का कितना पैसा है, 11.6, ये लिखा हुआ है। सो आप मुझे बताओ कि कैपिटल रिसीट आपका कितना निकल के आएगा, 5.1 में 11.6 प्लस 6.8, सो दिस इज 23.5। सो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 23.5। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। तो उसने क्या पहले पूछा कि कैपिटल रिसीट बताओ, चलो आगे, फिर कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिशिएट बताओ। सो रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब होता है कि जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू रिसीट। सो अगर मैं रेवेन्यू रिसीट निकाल लूं और उसमें से रेवेन्यू, या इसको आप ऐसे कह लो कि अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू डेफिशिएट मिल जाएगा। सो इसका मतलब मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए और रेवेन्यू रिसीट पता होना चाहिए। चलो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट निकाल लेते हैं कि रेवेन्यू रिसीट कितना है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेवेन्यू रिसीट कितना है, ये अभी मैंने आपको हाईलाइट करवाया, ये देखिए 26.3 और 12.3, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। सो 26.3 प्लस 12.3, सो कितना आया, 38.6। सो मेरे पास रेवेन्यू रिसीट कितना आ गया, 38.6। अब मुझे रेवेन्यू पेमेंट्स चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू पेमेंट्स। सो वो कितनी है बेटा, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते किसी और कलर के अंदर, ग्रीन के अंदर, ठीक है। सो जो आपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट ने पेमेंट करी सैलरी, वो क्या है मेरे लिए, रेवेन्यू पेमेंट है, 41.1। डन है एक, यस। आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आएगा नहीं। आगे जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो 1.3, ये भी क्या आ जाएगा मेरे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। एंड अगला तो बेटा अदर रिसीट अपना हो चुका है, टैक्स रेवेन्यू तो रिसीट है, बस इतना ही होगा आपका मेरे हिसाब से। ओके सॉरी, एक और हो गया पेमेंट, ये लिखा हुआ है रेवेन्यू पेमेंट 3.2, ये भी कितना हो जाएगा आपका, रेवेन्यू पेमेंट्स। तो टोटल कितना आ रहा है, 45.6। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 45.6। अब आप एक्सपेंडिचर में से रिसीट माइनस कर दो 38.6, सो मतलब 7। सो आप ना वैसे रिसीप्ट में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तो अपना इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ये डेफिशिएट है 7 का। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। समझ में आया आपको, यस। आगे कहता है ये मुझे बताओ नॉन डेट कैपिटल रिसीट कितनी होगी। तो पहले तो टोटल कैपिटल रिसीट बताओ कितना आया था आपका, यहाँ पे टोटल कैपिटल रिसीट आया था 23.5 का। इसमें से कुछ बोरोइंग्स भी थी जो गवर्नमेंट ने करी थी यहाँ पे, अगर मैं बोरोइंग्स को माइनस कर दूंगी तो मेरे को आंसर मिल जाएगा ना कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट कितनी है, यस। तो इसमें से खाली वो माइनस कर दो,
तो देखो कितना आ रहा है 23.5 माइनस 6.8, सो दिस इज इक्वल टू 16.7। अब देख लो ये कहां पे बनेगा, यस, सो दिस इज 16.7, सो बी इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, चल रहा है आपको या नहीं चल रहा है? यस मैम, ओके बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम होती क्या है। सो रिटेल डायरेक्ट स्कीम होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है ये। ओके, इट इज अ स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मेन पर्पस क्या है? इस स्कीम का मेन पर्पस है कैपिटल लेना। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? कैपिटल। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? पैसा लेना। किससे पैसा लेना? जैसे कि अब मेरी बात सुनना कि मेरे को ना इन्वेस्टमेंट करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि टी बिल हो गया या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ये सब किसके एग्जांपल है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो अगर मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं कैसे करूंगी? थ्रू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट, रिटेल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि डायरेक्टली जो कस्टमर है, जो एक इंडिविजुअल है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर पा रहा है। तो अब आप पढ़ो, कहता है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम कौन सी है? इट इज इनिशिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज स्कीम ऑफ आरबीआई। यस, पहला ठीक है। एंड इट फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इससे होता क्या है कि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अंदर, जैसे कि टी बिल्स हो गए, जैसे कि गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप जैसे मेरे जैसे लोग, इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं। सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। डन। आगे 17th क्वेश्चन, Which of the followings are likely to occur when an economy is in the expansionary phase? चलो एक क्वेश्चन आपका वहां से यहाँ पे पिकअप होके आ गया, चैप्टर नंबर 5 का, कल किसी को शिकायत थी, अब आप इसका आंसर दे देना। एक्सपेंशनरी फेज बिजनेस साइकिल का क्या होता है? जब सब चीजें बढ़ रही होती है, प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, इनकम उनका बढ़ रहा है, कंजम्पशन उनका बढ़ रहा है ना, सो दैट फेज वाज एक्सपेंशन फेज। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीजें तब होंगी जब आप एक्सपेंशन फेज के अंदर हो। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरता है बेटा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन फेज में बढ़ती है। सो फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यस दिस इज गोइंग टू बी हैपन। इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, यस महंगाई भी बढ़ती है। ओके, आगे डिफ्लेशन आता है, नहीं महंगाई बढ़ रही है तो डिफ्लेशन कैसे आएगा? फॉलिंग और स्टेगनेंट वेजेस ऑफ द वर्कर, ऐसा है क्या वेजेस गिरने लग जाती है? नहीं, ये इस फेज के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर तो आपके लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, चाहिए, हमें वर्कर्स चाहिए काम करवाने के लिए। फिर इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, लोगों की इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, एंड ये हटा देंगे, तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी सी एफ, विच इज गोइंग टू बी 17 का बी। ओके, आगे चलेंगे। ओके, कीन्स इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, कीन्स भाई साहब हमारे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बार इनका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जिक्र आया है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? राइट, ये गलती से कॉपी पेस्ट हुआ, यहाँ पे काट देंगे। ये चार ऑप्शंस में से आपको कीन्स का क्या बिलीव था ये चूज करना है। ओके, सो कीन्स का बिलीव क्या था? कहते हैं सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी कैन हैव पावरफुल इंपैक्ट इन ऑल्टरिंग द एग्रीगेट डिमांड। मैंने कल भी आपको बताया था कि कीन्स वाज कंसर्न्ड विद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ही वाज कंसर्न्ड विद एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। उसका यह मानना था कि फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड के ऊपर आता है, इंप्लॉयमेंट के ऊपर आता है, आउटपुट के ऊपर आता है। यस, मान लेते कि गवर्नमेंट ने बोला भाई इस बार फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या, मैं बजट लेकर आ रही हूँ और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, तो स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो मतलब इन्वेस्टमेंट अपने ज्यादा होगा, मतलब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप सामान ज्यादा बनाओगे, सो मतलब क्या, डिमांड आपका इंक्रीज होगा, मतलब हमारी जो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। सो यस, फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत ह्यूज इंपैक्ट आ सकता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, ये बिल्कुल सही बात है, कीन्स ने बिल्कुल यही बोला था। ए इज राइट। बी, when economy is operating less than full employment level and when there is need to offer stimulus to demand, fiscal policy is of great use. Yes, कहते हैं कि मान के चलते कि आपकी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है, मतलब देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तुम अभी और एक्सपेंड कर सकते हो, तो फिस्कल पॉलिसी आपकी हेल्प करती है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो हेल्प करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। Wages are flexible and therefore business fluctuation would automatically be adjusted. No, कीन्स तो इस बात के अगेंस्ट था कि इकोनॉमिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, वो तो ये मान ही नहीं रहा था, उसने तो बोला ही यही था कि गवर्नमेंट को कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे इकोनॉमी के अंदर करेक्शन करने के लिए। सो दिस इज इनकरेक्ट, सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे चलेंगे, आपको ना स्टेटमेंट पढ़नी है जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, और आपको फिर बताना है कि भाई कौन सा अपना आंसर सही है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को। कहते हैं सबसे पहले
फिस्कल पॉलिसी इज सेड टू बी कॉन्ट्रेक्शनरी व्हेन रेवेन्यू इज हायर देन स्पेंडिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही नहीं है? बेटा, क्या ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट सही नहीं है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। कहता है देखो, फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रेक्शनरी नेचर की तब होगी जब रेवेन्यू ज्यादा होगा, स्पेंडिंग कम होगी। दैट मीन्स जब गवर्नमेंट बजट सरप्लस है। सो इस हमने ना 3 टाइप से इसको देखा था कि बजट सरप्लस क्या होता है, बजट डेफिशिएट क्या होता है और बैलेंस्ड बजट क्या होता है। सो बजट सरप्लस का मतलब कि भाई रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चा कम है। डेफिशिएट मतलब क्या? रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा है। और रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, तो वो बैलेंस्ड बजट होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहले आप समझो, फिस्कल एक्सपेंशन तब होता है बेटा जब फिस्कल एक्सपेंशन तब, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, आई थिंक वॉइस में इशू है। ओके, एक बार ना यहाँ पे मैंने आपके लिए कंसेप्ट लिख के रखा हुआ है, ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा तब आप इसको इजीली समझ पाओगे पॉइंट क्या लिखे हुए हैं। सो फिस्कल एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसा मान के चलेंगे फिस्कल एक्सपेंशन मतलब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, खर्चा बढ़ा रही है। सो एक्सपेंशन का मतलब आप बढ़ा रहे हो, और क्या बढ़ा रहे हो? बजट के अंदर अपना खर्चा बढ़ा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड एज फिस्कल एक्सपेंशन। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है और टैक्स कम करती है। अभी देखा कि फिस्कल के अंदर 2 ही चीजें आती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, टैक्स और स्पेंडिंग। तो इधर तुम टैक्स कम करके लोगों के हाथों में पैसा बचाना चाह रहे हो और अपनी स्पेंडिंग ज्यादा करके इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हो। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और टैक्स कम होता है। इसका मतलब बेटा, टैक्स कम होने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जेब में रेवेन्यू कम हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर तुम टैक्स कम करोगे तो आपकी जेब में रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ रहा है यहाँ पे, और टैक्स आपका कम है तो मतलब रेवेन्यू आपका कम हो रहा है। मतलब अब गवर्नमेंट को अपना जो खर्चा निकालने के लिए बोरो करना पड़ेगा पैसा। सो अगर आप बोरो करोगे तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई कम है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? इंटरेस्ट रेट के ऊपर आएगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का डिमांड ज्यादा है, तो किसी भी चीज का अगर डिमांड ज्यादा होता है उसके प्राइस बढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इट लीड्स टू लेस ऑफ प्राइवेट बोरोइंग। सो अब प्राइवेट बोरोइंग्स कम होंगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मतलब कि प्राइवेट बोरोइंग्स कम हो जाएगा, वी आर क्राउडिंग दैट आउट, उधर भीड़ कम हो रही है ऐसा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक्सपेंशन कब होता है? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है, ऐसा। अब इधर आके देखो क्या कह रहा है, फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी कब होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी कब होगी? जब स्पेंडिंग कम होगी। सुनो ध्यान से, व्हेन रेवेन्यू ये, रुको यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे माइक में इशू है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आई थिंक वी आर गुड। बाकी तो जब क्लास खत्म होगी तभी अपने को पता लगेगा, बट अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो प्लीज आई एम रियली सॉरी इन एडवांस, बिकॉज अभी मैं क्लास बीच में रोक नहीं सकती। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनल कब होगी बेटा? जब आपका गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस, राइट? यही मैंने बोला, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो फिस्कल एक्सपेंडिचर होगा। सो यहाँ पे कह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी नेचर की तब होगी जब रेवेन्यू ज्यादा है और स्पेंडिंग कम है। सो यही तो मैं आपको कह रही थी देर से कि अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी तो जो फिस्कल पॉलिसी आप बना रहे हो दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी इन नेचर। सो ये स्टेटमेंट सही है, यस। दूसरा कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजों को अगर हम कांस्टेंट मान ले, द फिस्कल एक्सपेंशन विल रेज इंटरेस्ट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इससे होता क्या है। फिस्कल एक्सपेंशन जब होता है बेटा, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, टैक्स कम होगा, राइट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा लोन पे लेना पड़ेगा, मतलब मार्केट के अंदर डिमांड तो बढ़ गया, सप्लाई कम है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। सो देयर विल बी रेज इन द इंटरेस्ट रेट एंड क्राउडिंग आउट सम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये बी भी क्यों सही है? यस, सो 1 भी सही है, बी भी सही है। ओके, तीसरा देख लेते हैं एक बार। कहता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है नए टैक्सेस गवर्नमेंट लगा सकती है और रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स कैन बी रेज्ड टू रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम। यस, सो गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब लोगों की परचेसिंग पावर बहुत बढ़ चुकी है, उनके हाथ में पैसा बहुत आ चुका है, तो उनके हाथ से पैसा अगर गवर्नमेंट कम करेगी तो वो फिस्कल पॉलिसी बनाते हुए टैक्स का रेट रिवाइज कर देगी, टैक्स वो बढ़ा देगी। सो अगर टैक्स बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिकली लोगों के हाथ में पैसा, डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगा,
तो कम पैसा होगा तो कम चीजें डिमांड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजों का जो महंगाई बढ़ी है वो चीजें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी सही है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1, 2 and 3। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टू सोल्व द प्रॉब्लम। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने तो क्या बोला था कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की जरूरत ही क्या है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो थॉट प्रोसेस था वो था कि इकोनॉमी को थोड़ा सा टाइम दे दो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। सो दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे। वाइल रिजोर्टिंग टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अभी मैंने आपको बता दिया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी है बेटा, जहां पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंक्रीज होगा। कहता है कि जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले, द गवर्नमेंट में पॉसिबली हैव बजट सरप्लस एज इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर विल ब्रिंग आउट मोर आउटपुट एंड मोर टैक्स रेवेन्यू। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, सो कहता है कि गवर्नमेंट के पास बजट सरप्लस होगा। बेटा डेफिशिएट होने की चांसेस ज्यादा, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बजट सरप्लस होगा ही नहीं, स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा, द गवर्नमेंट में रन इनटू, यस, अगर आप अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो तो आप बजट डेफिशिएट फेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है और टैक्स आपका कम हो जाता है, राइट। सो अगर आपका टैक्स कम है, इसका मतलब लोगों से पैसा तो कम आ रहा है बट आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आप डेफिशिएट की सिचुएशन में आ जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्स कट्स रिड्यूस गवर्नमेंट इनकम, क्योंकि टैक्स आप कम कर रहे हो तो गवर्नमेंट का इनकम कम हो जाएगा एंड गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो उसके रेवेन्यू से एक्सीड कर जाएगा। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। और ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, व्हाइल इफ गवर्नमेंट compete with private sector to borrow money for securing resources for expansionary fiscal policy। अब इसको समझो, कहता है कि गवर्नमेंट अगर कॉम्पीट कर रही है प्राइवेट, while government compete with, if government compete with private sector, so if the government is competing with private sector to borrow the money, so गवर्नमेंट को ना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाने के लिए उधारी चाहिए, मतलब अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए उसको पैसा चाहिए। इसमें से आप मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। कीपिंग दिस इन माइंड, सबसे पहले, इट इज लाइक इंटरेस्ट रेट विल गो अप, ये हमने ऊपर देख लिया कि अगर आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाते हो तो उसमें वो क्राउड आउट वाला जो पॉइंट देखा था, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एंड फर्म मे नॉट बी विलिंग टू इन्वेस्ट। यस, क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर फर्म लोन लेने के लिए जाएंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप, यस इंटरेस्ट रेट विल गो अप एंड इंडिविजुअल टू मे ऑल्सो बी रिलक्टेंट टू बोरो एंड स्पेंड, यस, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक इंसान, एक इंडिविजुअल बंदा भी लोन नहीं लेना चाहेगा, वो लोन नहीं लेगा तो उसकी स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी, उसके हाथ में पैसा कम होगा। इट इज लाइकली इंटरेस्ट रेट विल गो अप, अभी मैंने बता दिया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर क्यों जाता है, एंड डिजायर्ड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डिमांड विल नॉट बी रियलाइज्ड, ये भी सही बात है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कहां से क्रिएट करेंगे। सो ये चारों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एब्सोल्युटली दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। एक बार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन समझने में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन अबाउट मार्केट एलोकेशन ऑफ कमोडिटीज कॉजिंग द पोल्यूशन एक्सटर्नलिटीज। ऐसा मान के चलो कि कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को, जो वो फैक्ट्री सामान प्रोड्यूस करती है, उस सामान को प्रोडक्शन करने की वजह से कुछ तो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, राइट। सो मान लेते हैं कि उस फैक्ट्री ने जो सामान प्रोड्यूस किया उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 5,000 रुपए का, बट उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ उसका कॉस्ट कितना है, 2,000 रुपए का। बट क्योंकि ये कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कॉस्ट। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, राइट। सो अब आपको ये बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से, ये सिचुएशन आप ध्यान में रखो जो अभी हमने डिस्कस किया, आप ये बताओ कि कौन सा सही कंक्लूजन नहीं है अगर कोई भी पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है, राइट। तो कहते हैं सबसे पहले, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर टू हाई। क्या ऐसा होगा कि अगर इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछूं कि क्या एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसका प्राइस हाई होगा या लो होगा? बेटा लो होगा। इसका रीजन क्या है कि इस प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट सही कंक्लूजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू मार्केट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिंग टू दोज कमोडिटी जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है। सो क्वेश्चन ने आपसे ना वही पूछा था कि इसमें से सही कंक्लूजन कौन सा नहीं है। सो दिस इज नॉट द राइट कंक्लूजन, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बाकी भी आपके लिए अगर ऑप्शन पढ़ूं, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप पोल्यूट की बात करोगे इस कमोडिटी के लिए वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ पोल्यूटिंग सब्सटेंस आर डिस्करेज्ड।
कहता है कि जो प्रोड्यूसर है ना वो यहाँ पे जो भी कमोडिटी बना रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको रिसाइकल नहीं करना चाहेगा, है ना, उसको रीयूज नहीं करना चाहेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि इससे बेटर क्या है कि इसको एनवायरमेंटल के अंदर जाने देते, वो मेरे को ज्यादा चीप पड़ रहा है, एज रिलीज इनटू द एनवायरमेंट इज सो इनएफिशिएंटली चीप। और ये चीप क्यों है? बिकॉज ये 2000 रुपये का खर्चा उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगेन ये सही बात है। एंड फोर्थ पॉइंट, टू मच पोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। यस, ऐसे सामान को बनाने की वजह से आपका जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है फॉर श्योर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है आप ये बताओ द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन कीन्स इकोनॉमी रेफर्स टू। सो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि आप अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करोगे। लेट्स से कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इंक्रीज कितना आएगा ओवरऑल एक्टिविटी के अंदर, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। हमने इसको कैसे देखा था? मैग्नीट्यूड से। हमने इसको अंडरस्टैंड किया कितनी बार कि जो इफेक्ट आता है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है और उसी को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी, विच इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इनिशियल चेंज इन द स्पेंडिंग। कि आप कितना स्पेंडिंग के अंदर चेंज कर रहे हो, लेट्स से कितना आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज किया, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसका इम्पैक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है। सो मैग्नीट्यूड एज इन उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा। सो दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके, आगे चलेंगे। इसका ना एक क्वेश्चन भी है नीचे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हमने पब्लिक गुड्स का कंसेप्ट देखा था, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड का। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप मुझे बताओ कि पब्लिक गुड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो जो पब्लिक गुड्स होते हैं बेटा, दोज आर नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उन गुड्स के लिए स्पेसिफिक पैसा नहीं भी पे किया तो आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा फ्रॉम यूजिंग दीज गुड्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट ने रोड बनाया हुआ है, ठीक है, बट आपका इनकम कम है तो आप टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते। सो जस्ट बिकॉज आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपको मना कर देगी कि अब आप इस रोड के ऊपर चल नहीं सकते, राइट। सो इसी वजह से जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो कैसे गुड्स होते हैं? पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड ये नॉन राइवलरी गुड्स है। नॉन राइवलरी क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन इन गुड्स को यूज कर लिया तो दूसरा पर्सन इसको यूज नहीं कर पाएगा। सो दीज आर नॉन राइवलरी। ये हमने बहुत डिटेल के अंदर, मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, वहां पे अंडरस्टैंड कराया था। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, पब्लिक गुड्स क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस गुड। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है केमिकल फैक्ट्री के पास ना फुल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट। उसको पता है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूं उससे क्या क्या गलत हो सकता है, बट ये इन्फॉर्मेशन उसने अपने कस्टमर को नहीं दी, बट कॉन्टिन्यूज टू सेल इट। मतलब कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता बट फिर भी वो सामान को बेच रही है और कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं। आप मुझे बताओ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, ये सामान क्यों बिक पा रहा है? क्योंकि कस्टमर के पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे अंडरस्टैंड किया था कि जैसे कि दो पार्टी किसी ट्रेड के बीच में, एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है, दोनों में से अगर किसी एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और दूसरी पार्टी के पास कम इंफॉर्मेशन है तब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। व्हेन रेंट कंट्रोल इज इम्पोज्ड अबव द करंट मार्केट प्राइस इट विल बी। कहता है कि अगर रेंट कंट्रोल लगा दिया एंड इट इज इम्पोज्ड ओवर द करंट मार्केट प्राइस, सो बेसिकली तुम रेंट का सीलिंग लगा रहे हो, राइट। सो इसका इंपैक्ट क्या आएगा ये नीचे बताओ। नीचे इसने ऑप्शन दिए हुए, कहता है इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रेंटल हाउस डिमांडेड। नो। सो देखो, जो रेंटल हाउस का डिमांड है, मतलब ऐसे घर जो लोग किराए पे लेना चाहते हैं, वो तब इंक्रीज होगा अगर प्राइस आप रिड्यूस करोगे, ना कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो गलत है। रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ रेंट हाउस, नहीं। अगर आप किसी चीज का प्राइस कम कर देते हो, है ना, तब उसकी क्वालिटी कम होती, प्राइस बढ़ाने से उसकी क्वालिटी कम नहीं होती। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ रेंटल हाउस, अगेन बेटा ये जो शॉर्टेज होगी रेंटल हाउस की वो तब होगी जब आपका प्राइस रिड्यूस होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि तब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी और तब शॉर्टेज होगी। इनकरेक्ट। सो देयरफॉर अगर रेंट कंट्रोल आप इंपोज कर रहे हो ओवर द मार्केट प्राइस तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा मार्केट के ऊपर। दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ओके, प्राइमरी डेफिशिएट इज ऑब्टेन्ड बाय डैश डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम। तो कहता है किसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दोगे तब आपको प्राइमरी डेफिशिएट मिलेगा। ये ऐसा ही थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन ऊपर भी आया था बट अलग तरीके से आया था। सो अगर आप फिस्कल डेफिशिएट में से अगर आप फिस्कल डेफिशिएट के अंदर माइनस कर दोगे इंटरेस्ट का पेमेंट तो मुझे प्राइमरी डेफिशिएट मिल जाता है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेंडिंग मल्टीप्लायर।
ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले द पर कैपिटा इनकम इन अ कंट्री वाई इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 टू 65,000। तो आपका ना इनकम इंक्रीज हो गया, पहले 50,000 रुपए था पर कैपिटा इनकम, अब कितना 65,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आप मुझे चेंज इन इनकम यहाँ पे निकालोगे, तो चेंज इन वाई कितना हो रहा है, 65,000 में से माइनस करेंगे 50,000 रुपए, तो यार है 15,000 रुपए, राइट, जिसकी वजह से बेटा आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, 48,750 माइनस 37,500, तो चेंज इन सी कितना आ रहा है 12,500। सो क्या मुझे यहाँ से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी पता लग जाएगा, यस। सो चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, ये आप निकाल लो कितना आएगा, ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 12,500 डिवाइडेड बाय 15,000। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत किया है क्या, 48,500 अपॉन माइनस 37,500, 48,750 माइनस 37,500, सॉरी दिस इज इक्वल टू 11,250। सो एमपीसी इज इक्वल टू, ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा बेटा, चेंज इन सी आ रही है 11,250। सो एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, तो आप इसको 11,250 को डिवाइड कर दो 15,000 से, तो ये अपना कितना बनेगा 11,250 डिवाइडेड बाय 15,000 इज इक्वल टू 0.75, और मल्टीप्लायर क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, राइट। सो दिस विल बी 1 अपॉन में 1 माइनस 0.75, 1 अपॉन में 0.25, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.25, ये कितना आ रहा है 4। सो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा 4, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का इन द बजट। सो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि जहां पे कोई गवर्नमेंट को कोई नया लॉ बनाने की जरूरत नहीं है या कोई भी नया डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है इन द बजट, सो दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। सो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, बिकॉज ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकम कितना अर्न कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आपका इनकम होगा उतना आपका टैक्स होगा। तो ऐसे गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिकली आपको टैक्स नहीं बता रही आपको कितना टैक्स पे करना है, राइट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 29 का बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिशिएट, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है फिस्कल डेफिशिएट का। ओके, सबसे पहले जो बजटरी डेफिशिएट है, यस, मार्केट बोरोइंग्स है, यस, एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम प्रधानमंत्री राहत कोष। सो एक्सपेंडिचर फ्रॉम प्रधानमंत्री राहत कोष ये बेसिकली रिलीफ फंड है, तो अगर कोई भी आप रिलीफ फंड से भी एक्सपेंडिचर करते हो, सो दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिशिएट। सो ऑल 1 2 3, राइट। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नलिटीज लीड टू मार्केट फेलियर। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, ये बताओ कि एक्सटर्नलिटी की वजह से मार्केट फेलियर क्यों होता है। एक्सटर्नलिटी की वजह से मार्केट फेलियर होता है बिकॉज ये जो भी एक्सटर्नल कॉस्ट होती है वो आपके गुड्स की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप 5,000 खर्चा कर रहे हो रॉ मटेरियल के ऊपर सामान बनाने के लिए, बट 2,000 का एक्सटर्नल कॉस्ट भी इनकर हो रहा है, पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है, बट ये कॉस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। सो कहता है बिकॉज दे ऑलवेज रिजल्ट इन नेगेटिव आउटकम, नहीं, दे रिप्रेजेंट द कॉस्ट और बेनिफिट विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस। यस, कॉस्ट इस वजह से, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो अगर उसकी वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो वो कॉस्ट बन जाता है, बट उसकी वजह से अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है जिसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं तो वो बेनिफिट बन जाता है। सो चाहे पॉजिटिव इंपैक्ट है चाहे नेगेटिव इंपैक्ट है, अगर ये आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज द रीजन ऑफ मार्केट फेलियर, और इसी को हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई इलेक्शन ईयर होता है ना, तो वैसे तो साल में एक बार बजट आता है, लेकिन जिस साल आपका बजट आ रहा है अगर उस साल इलेक्शन भी हो रही है तो 2 बार आपका बजट प्रेजेंट होता है, सिंपल कंसेप्ट है, 2 बार। आगे, पॉलिसीज यूज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक की एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट सेक्टर इज लाइकली टू हैव विच फॉलोइंग इफेक्ट। कहता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिक पॉलिसी बना रही है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर सो दैट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो पाए, है ना, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट के सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा। कहता है इससे नेशनल डेट कम हो जाएगा, नहीं, इससे बजट सरप्लस बढ़ जाएगा, नहीं, इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन दैट सेक्टर, यस। सो इसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर में आएगा,
क्योंकि आप क्या कह रहे हो, पॉलिसी ऐसी बना रहे हो टू टारगेट द स्पेसिफिक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अगर आप ऐसी पॉलिसीज बनाओगे कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तो मतलब ज्यादा सामान बनेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो यस उस एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड इट विल इंप्रूव द करंट अकाउंट बैलेंस। यस इट विल इंप्रूव द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट, आपसे आपका पैसा भी बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर, योर आंसर। ओके आगे चले। फिर कहता है आपका करंट अकाउंट बैलेंस खराब हो जाएगा, नहीं बेटा, इट विल इंप्रूव बिकॉज आपकी उस एक्सपोर्ट के सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है। यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना ऊपर रिपीट हुआ है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये क्वेश्चन कम हो गया इसलिए रिपीट हुआ है, तो मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एडवांस में करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 3 क्वेश्चन थे। ओके आगे चलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत, नहीं ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ऊपर नहीं आया, पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। तो सैरा है वो एक कार खरीदने का सोच रही है। शी इज कंसिडरिंग परचेजिंग अ यूज्ड कार फ्रॉम द प्राइवेट सेलर नेम्ड जॉन। मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो रियल फास्ट ट्रैक बैच है इसको समझाया हुआ है, इस कंसेप्ट को इसने इंस्टीट्यूट ने वहीं से एग्जांपल, जो एग्जांपल दिया हुआ है ना आपके मॉड्यूल के अंदर, उसी के ऊपर इसने क्वेश्चन बनाया है। कहते हैं एक सैरा है और वो सोच रही है कि यार मैं ना सेकंड हैंड कार खरीद लेती हूँ, और वो जॉन के पास जा रही है जिसको अपनी कार बेचनी है। तो जॉन क्लेम करता है दैट कार इज इन द एक्सीलेंट कंडीशन। तो जॉन कह रहा है कि यार जो कार है ना वो बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है एंड नेवर हैज बीन इन एक्सीडेंट, और कभी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाउएवर जॉन इज अवेयर दैट द कार हैड सिग्निफिकेंट डैमेज इन द पास्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। बट जॉन को पता था कि कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कार डैमेज हो चुकी है, बट उसने इसको रिपेयर करा लिया था, बट इसकी इन्फॉर्मेशन उसने कभी भी सैरा को नहीं बताई। अब आप मुझे बताओ, बेस्ड अपॉन द केस डिस्क्राइब्ड व्हाट कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स डज दिस सिनेरियो इलस्ट्रेट। सो बेटा इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे लेमन्स प्रॉब्लम पढ़ी थी, और ये यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी कि ये लेमन्स प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि बहुत डिटेल के अंदर हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि एक पर्सन के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो उस इन्फॉर्मेशन को छुपा रहा है और उस मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दूसरा पर्सन उस कार को खरीद लेता है। फिर वो मार्केट के अंदर पूरा कैसे उसका इम्पैक्ट आया था, है ना, कि कैसे अल्टीमेटली मार्केट में सिर्फ बुरे गुड्स ही रह जाएंगे। मैंने आपको पूरा डायग्राम से समझाया था। दिस इज कॉल्ड एज द लेमन्स प्रॉब्लम। ठीक है आगे चलेंगे। रिचर्ड मस्ग्रेव एक इकोनॉमिस्ट है। दे हैव इंट्रोड्यूस 3 ब्रांच टैक्स इनकम। उन्होंने 3 ब्रांच टैक्स इनकम का कंसेप्ट दिया, जहां पे उन्होंने डिस्क्राइब किया रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी, जहां पे उन्होंने समझाया कि गवर्नमेंट का रोल मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट आर दीज 3 ब्रांचेस। ये 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। हमने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था जब हमने चैप्टर शुरू किया। सो रिसोर्स एलोकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। सो 36 का आंसर वुड बी बी। आगे चलेंगे। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल क्रिएट हुई थी 2016 के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ओके आगे। Which concept involves a one-shot injection of government expenditure into a depressed economy with the aim of boosting business confidence? कहता है कि अगर मान के चलेंगे हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर है, तो इसमें से गवर्नमेंट कुछ ऐसा खर्चा करेगी एंड दैट इज गोइंग टू बी वन शॉट इंजेक्शन, राइट, कि एक ही बार एक खर्चा होगा इकोनॉमी को पंप करने के लिए, जिससे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर आएगी। तो इस टाइप के खर्चे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पंप प्राइमिंग। ऐसे याद रखेंगे कि एक बार खर्चा इंजेक्ट होगा जिसकी वजह से पंप आएगा, इकोनॉमिक फ्लो अपना बढ़ेगा, ऐसा। ठीक है। सो 38 का आंसर वुड बी ए। ओके आगे चलेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फिस्कल पॉलिसी। सो इंडिया फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो 2 चीजें ध्यान में रखो, एक्सपेंडिचर और टैक्स। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, नहीं। इन्फ्लेशन करना थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, नहीं बेटा, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी करती है, राइट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैनेज करना एंड टैक्स कलेक्शन को मैनेज करना, सो दैट यू कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। सो अगेन एक्सपेंडिचर एंड टैक्स। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इशू एसोसिएटेड विद द फिस्कल डेफिशिएट इन इंडिया। इसमें से कौन सा इशू फिस्कल डेफिशिएट से जुड़ा हुआ है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एसोसिएटेड विद द फिस्कल डेफिशिएट इन इंडिया। ओके, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, विल इट बी रिलेटेड टू फिस्कल डेफिशिएट? व्हाट इज अ फिस्कल डेफिशिएट? ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर अपना खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिशिएट। हाँ, गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, दिस इज द इशू विच इज एसोसिएटेड विद द फिस्कल डेफिशिएट। अगेन ये डायरेक्टली आपका कंसेप्ट बनता है। ओके आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द बजट। तो सबसे पहले बजट का ड्राफ्टिंग होता है, फिर बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उसका अप्रूवल होता है, फिर वो एग्जीक्यूशन स्टेज के अंदर जाता है। सो राइट आंसर इज बी। तो कैसे याद रखोगे? ड्राफ्टिंग होगा DPAE,
सो DPEAE ऐसा। आगे, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन, अगर गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा करना चाहती है इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा खर्चा करना चाहते हो, तो रेवेन्यू सरप्लस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। रेवेन्यू सरप्लस पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया तो गवर्नमेंट के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का पैसा ही नहीं रहेगा। सो मतलब अगर आप सब कुछ, गवर्नमेंट जितना भी रेवेन्यू अर्न कर रही है, अगर उस रेवेन्यू को वो स्पेंड करती रहेगी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में, सैलरी वगैरह के अंदर, हमने देखे थे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर आप सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में करते रहोगे तो आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा करने का पैसा नहीं अवेलेबल होगा। सो अपना जो रेवेन्यू सरप्लस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी के अंदर हो सके। सो राइट आंसर वुड बी 42 का बी। ओके 43, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन। कहता है टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर चेंज कर रही है, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स, और साथ में जो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है उसको हम मिला के क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन हमने ऊपर भी देखी है और यहाँ पे भी इसने अलग तरीके से पूछ लिया। सो देखो, एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, आपको कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप अपना मॉड्यूल खोल के देखते हो ना, तो मॉड्यूल के अंदर कितनी सारी चीजें लिखी होती है, एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से लिखा होता है, और कई बार ना वो सेम कंसेप्ट इंस्टीट्यूट एक नई लाइन बना के आपसे पूछ सकता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपका कंसेप्ट के ऊपर होल्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 44, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द मार्केट फेलियर ड्यू टू असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर हो सकता है, इसमें से कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन बेस्ट इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है? सो मैंने अभी आपको बताया असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी के कंपैरिजन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है ना। जैसे अभी हमने वो लेमन्स इफेक्ट भी देखा, वो भी किसकी वजह से आ रहा था? बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, है ना, कि भाई प्रोड्यूसर को ज्यादा, जो सेकंड हैंड का सेलर था कार का, उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता थी सेरा के कंपैरिजन के अंदर। ओके, सो अब आपको मुझे ये बताना कि इसमें से कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि मार्केट फेलियर हो सकता है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से। सबसे पहले, अ मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉइटिंग मार्केट पावर बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई। तो बेटा ये जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे मार्केट फेलियर होता है बिकॉज ऑफ मार्केट पावर, राइट। सो मार्केट पावर क्या है कि किसी एक सिंगल पर्सन के पास ज्यादा पावर है मार्केट के अंदर, सो वो क्या करेगा, अपने उस गुड्स की प्रोडक्शन को कम कर देगा, वो स्टॉक को ऐसे रिजर्व करके रखेगा, वो क्यों? ताकि डिमांड ज्यादा क्रिएट हो। वो पावर क्यों, कैसे एक्सरसाइज करा? प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो ये मार्केट फेलियर कब हो रहा है? जब हमने इसको पढ़ा था, ये रीजन क्या था? मार्केट पावर। दूसरा, कंज्यूमर बाइंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बिकॉज दे लैक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, दिस इज द आंसर। सो अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन देखा वो बिल्कुल यहाँ पे फिट होता है कि सेरा ने सेकंड हैंड कार को बाय कर लिया क्योंकि जॉन ने उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज लेविड बाय, ये मैंने स्पेसिफिकली मार्क करवाया था जब मैं आपको बता रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीजों के ऊपर टैक्स लगाती है। तो मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है बेटा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, अगेन 46th क्वेश्चन, गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन of an economic good, electricity and public transportation services are example of। so government अगर किन्हीं इकोनॉमिक गुड्स का डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रही है, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन क्यों कर रही होगी? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसको किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो हो सकता है वो इसको प्रोड्यूस ना करे या इसके प्राइसेस बढ़ा दे। सो वो इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जैसे कि इंडिया के अंदर रेलवे चलती है, ये एग्जाम्पल किसका है? एलोकेशन फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। आगे चलेंगे। द रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट इज कॉल्ड एज, मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल रिसीट क्या होती है कि जिससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है और जिससे आपका एसेट कम होता है। तो इसमें से अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो वो कौन सी रिसीट है? दोज आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। तो ये ऊपर कंसेप्ट मैंने आपको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था किसी और क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ऑन इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट। सो बेटा IGST एप्लीकेबल होता है। सो GST हमने देखे थे 3 टाइप के होते हैं, CGST होता है, SGST होता है और IGST होता है। सो CGST SGST कब लगता है? जब इंट्रा मूव, एक ही स्टेट के अंदर आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। सो अगर आप पंजाब के बायर हो, पंजाब के ही सेलर हो, तो जो GST एप्लीकेबल होगा वो CGST और SGST लगता है। सो बेसिकली अगर 18% का GST है तो इसमें से 9% CGST होता है और 9% SGST होता है, इक्वल होता है ये।
एंड अगर बायर किसी और स्टेट का है और सेलर किसी और स्टेट का है तो बेटा वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जिसको हम आईजीएसटी कहते हैं। एंड ऐसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में भी आईजीएसटी लगता है। तो इसने यही बोला है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। राइट आंसर इज गोइंग टू बी 48 का सी। चलेंगे, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड, तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट के अंदर क्या आता है ये बताओ मुझे। सो नॉन डेट कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा बेटा रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांस। ये ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था वहां पे था ना एक पॉइंट। सो सुनना भी, कैपिटल रिसीट है, सो कैपिटल रिसीट है इसका मतलब अपने दिमाग में हमें क्या रखना है, कैपिटल रिसीट है मैम, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और मेरे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं और मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है। सो आपने बेटा लोन लिया है, पैसा तो आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो कैपिटल रिसीट है, हाँ। बट ये जो लोन आप ले रहे हो इसका नेचर डेट है ना, ये बोरोइंग है ना, यस, तो ये नॉन डेट तो नहीं है, नहीं। स्टेट प्रोविडेंट फंड, स्टेट के पीएफ के अंदर पैसा है, इसका नेचर डेट का है क्योंकि ये पैसा आपको देना है बेटा। आगे, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, अगर आपने स्मॉल सेविंग के अंदर, दीज आर ऑल्सो नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो क्या एग्जाम्पल है, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांस। सो बेसिकली रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांस, कि लोन्स एंड एडवांस था फिर वो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। सो मतलब आपने किसी को लोन दिया था, अब वो बंदे ने उसकी रीपेमेंट कर दी है, तो इससे आपका एसेट कम हो जाएगा, राइट, और आपको इनफ्लो है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। 49 का डी। 50th, द कैप एंड ट्रेड मेथड यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। सो इसको हमने कैप एंड ट्रेड, ये जो मैंने ऊपर अभी आपको इमिशन वाला एग्जांपल बताया ना, कि जैसे कि यूएसए की गवर्नमेंट है, उसके पास ना एमिशन सर्टिफिकेट है कि वो मैक्सिमम कितना पोल्यूटेंट एमिट कर सकती है इन्वायरमेंट के अंदर। इंडिया के पास भी है, चाइना के पास भी, सारे कंट्रीज के पास होता है। तो मतलब अगर उनको ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करना है तो उनको ज़्यादा चाहिए होगा ये सर्टिफिकेट, राइट। इसी को हमने क्या बोला था, कैप एंड ट्रेड। कैप का मतलब होता है कि मैक्सिमम पोल्यूशन तुम कितना कर सकते हो, और ये ट्रेड यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये ट्रेडेबल होते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन के अंदर। सो आपसे क्वेश्चन अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो मेथड गवर्नमेंट यूज करती है, इट इज ऑल्सो मेथड टू करेक्ट द मार्केट फेलियर। सो ये किस टाइप का, ये कौन सा एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, राइट। तो बेटा दिस इज एन एग्जाम्पल टू करेक्ट द एक्सटर्नलिटी, बिकॉज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रोकने के लिए आप ऐसा करते हो। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द एक्सटर्नलिटी, वहीं पे आपने इसको पढ़ा था। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर 50th का ए, एंड दैट वाज योर एंटायर डिस्कशन फॉर टुडे, राइट। सो मैंने जैसे बोला कि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एमसीक्यूज है जो निकल के आ सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, एटलीस्ट मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार देख लो। अगर आपने रियल फास्ट ट्रैक की क्लास लगाई है तो ये कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी आसान होंगे अटेम्प्ट करने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर लेक्चर। प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस, कमेंट ऑन दिस वीडियो, नाइस कमेंट करो। अगर आपको कोई दिक्कत है आप उसको बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है आपको अपना पॉइंट आगे रखने से, बट थोड़ा सा तमीज से बात करो, ओके। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड आप मजे से इस लेक्चर को देखो। सी यू इन अनदर लेक्चर, बाय बाय।